गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने आईआर स्पेक्ट्रोमीटर की बात की थी। आईआर स्पेक्ट्रोमीटर का हमने एक सरल डायग्राम देखा था, लाइन डायग्राम देखा था, और उसके बाद में हमने कहा था कि आईआर स्पेक्ट्रोमीटर से आईआर स्पेक्ट्रा निकालने के लिए कोई भी कंपाउंड है उसको किस तरह से अपन उसमें काम में लेंगे, उसका सैंपल किस तरह से तैयार किया जाएगा, उसकी बात हमने की थी। और फिर हमने पहली विधि नुजोल मूल विधि पढ़ते हुए हमने ये कहा था कि इस विधि में ऐसे मॉलिक्यूल्स का आईआर स्पेक्ट्रा नहीं निकाल सकते हैं जिनमें CH बॉन्ड होता है। तो हम नेक्स्ट विधि पढ़ते हैं जिसमें CH बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें CH बॉन्ड होता है उनका आईआर स्पेक्ट्रा किस तरह से निकाल सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट विधि है। दूसरी है एल्कली हैलाइड टिक्की विधि। एल्कली हैलाइड का मतलब क्या है देखिए, एल्कली हैलाइड क्या है? एल्कली का मतलब एल्कली क्षार धातु। एल्कली मेटल्स कौन सी होती है? क्षार धातुएं होती है। और एल्कली हैलाइड्स का मतलब क्षार धातुओं के हैलाइड्स। क्षार धातुओं के हैलाइड्स जैसे KBr, ये क्या है? एल्कली हैलाइड्स है, यानी एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स एल्कली हैलाइड्स कहलाएंगे, यानी क्षार धातुओं के हैलाइड्स जो होंगे वो एल्कली हैलाइड्स कहलाएंगे, जैसे KCl, KBr। ठीक, चलिए टिक्की विधि, यानी इस विधि में जो हम सैंपल टिक्की के रूप में लेंगे, किसके रूप में लेंगे? टिक्किया के रूप में लेंगे, इसलिए इसका नाम है एल्कली हैलाइड टिक्की विधि। चलिए इसमें क्या करते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि गैस एवं द्रव दोनों के ही लिए, गैस एवं द्रव दोनों का ही आईआर स्पेक्ट्रा निकालने में कोई कठिनाई नहीं है। उनको हम डायरेक्ट सेल में भर लेते हैं, लेकिन कठिनाई केवल ठोस के लिए है। तो हम ठोस के लिए एक विधि पढ़ चुके हैं और दूसरी विधि की बात कर रहे हैं। हमें जिसका आईआर स्पेक्ट्रा निकालना है वो पदार्थ या वो मॉलिक्यूल ठोस अवस्था में है, तो सब क्या करेंगे, उसका 1 से 2 मिलीग्राम, 1 से 2 मिलीग्राम किसका लेंगे? जिसका आईआर स्पेक्ट्रा निकालना है, प्लस 100 से लेकर 200 मिलीग्राम KCl/KBr। ठीक है भाई, 1 से 2 मिलीग्राम तो क्या लेंगे कि जिसका अपन को आईआर स्पेक्ट्रा निकालना है वो लेंगे, और 100 से 200 मिलीग्राम लेंगे KCl/KBr। KBr को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, तो KBr हमने ले लिया और उन दोनों के आपस में मिला लिया, रगड़ कर अच्छे से पीस लिया और पीस करके उनको क्या कर लिया, मिला लिया, मिला करके उनको सुखा लिया अच्छी तरह से, किंतु उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। अगला स्टेप क्या किया हमने, उनको मिला करके पीस कर सुखा लिया। हमने फिर क्या किया, सुखा लिया, ठीक है। अब ये सूख गया, अभी भी अगर इसमें कोई नमी है तो कोई नमी एब्जॉर्ब करने वाला हम इसमें डाल देते हैं, चलो वो भी नमी भी हट। उसके बाद में क्या करते हैं कि सामान्यतः फिर इस पाउडर का सामान्य ताप और उच्च दाब पर एक टिक्की बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक टिक्की बना लेते हैं। टिक्की आप जानते हो जैसे आलू की टिक्किया होती है, इस तरह की टिक्किया, एक टिक्किया बना लेते हैं। फिर उस टिक्किया को जो है, उस टिक्किया को आईआर स्पेक्ट्रोमीटर की सेल प्लेट पर रखते हैं। अब ये सैंपल हो गया, जो टिक्की है सैंपल हो गया, और फिर उसका क्या निकालते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा निकालते हैं। और उसका आईआर स्पेक्ट्रा निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या किया भाई, हमने सैंपल लिया और 100 से 200 मिलीग्राम KCl या KBr ले लिया, दोनों को पीस लिया, पीस कर सुखा लिया, नमी दूर कर ली, नमी दूर करके उनको सामान्य ताप और उच्च दाब पर दाब लगा करके उसकी क्या बना ली, टिक्की बना ली। और उस टिक्की को हम
क्या करते हैं, सेल प्लेट पे लेकर के और हमने उसका IR स्पेक्ट्रम निकाल लिया। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, हमने KCl और KBr जो लिया है ये दोनों ही 650 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दोनों ही 650 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स पर कोई IR सिग्नल नहीं देते, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं दर्शाते। इन दोनों की ही पीक जो है वो 650 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक नहीं आती है। अब नहीं आएगी तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पूरी 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में आती है, तो इनकी तो कोई पीक नहीं आएगी। तो जो भी IR स्पेक्ट्र आएगा वो टोटल IR स्पेक्ट्रा इसका होगा, सैंपल का होगा जो हमने लिया है, उसी सैंपल का। तो इस विधि में ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका भी IR स्पेक्ट्रा इसमें निकाल सकते हैं, जो हम पिछली वाली विधि में नहीं निकाल पा रहे थे। तो इस विधि में क्या है, KCl और KBr जो लेते हैं उनका IR स्पेक्ट्रा जो है या उनकी पीक जो है वो IR रीजन में नहीं आती है, यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन में नहीं आती है, इसलिए इसमें KCl KBr का उपयोग कर लिया जाता है। तो ये है दूसरी विधि, एल्कली हैलाइड टिक की विधि। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सैंपल मान लो कोई द्रव हो तो उसका कैसे निकालें, कोई द्रव सैंपल, तो उसके लिए आप समझिए कि ऐसे द्रव सैंपल जिनकी श्यानता कम होती है, जिनकी श्यानता क्या होती है, कम होती है, जैसे पानी है, जैसे अल्कोहल है, इनकी श्यानता क्या होती है, काफी कम होती है। तो इनके IR स्पेक्ट्रा निकालने के लिए हम एल्कली हैलाइड जो है इनकी प्लेट काम में लेते हैं। तो जैसे एक NaCl की प्लेट हमने ले ली है, ठीक है, उस NaCl की प्लेट के ऊपर एक ड्रॉप हम सैंपल की डाल देंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, द्रव की, और वो भी कम श्यानता वाले। तो जैसे जो कम श्यानता वाला द्रव है जिसका IR स्पेक्ट्रम हमको निकालना है, उसकी एक ड्रॉप उस प्लेट पे डाल देंगे। किस पे, एल्किल हैलाइड की प्लेट पे। जैसे NaCl की एक प्लेट हमने बना ली, उस प्लेट पे एक ड्रॉप डाल देंगे और उसके ऊपर दूसरी NaCl की क्या रख देंगे, प्लेट रख देंगे। तो दो NaCl की प्लेट के बीच में एक ड्रॉप आ जाएगी, और वो ड्रॉप किसकी है, जिसका हमको IR स्पेक्ट्रम लेना है, सैंपल की ड्रॉप है। तो दो प्लेट के बीच में आ जाएगी, फिर हम उसका IR स्पेक्ट्रा लेंगे। क्योंकि NaCl का स्पेक्ट्रा भी जो है वो इसके बीच में नहीं आता है, इसलिए वहां पर जो भी स्पेक्ट्रा आएगा वो सिर्फ सैंपल का ही आएगा। चलो तीसरी विधि ये होगी कि सब लिक्विड का किस तरह से ले लिया जाएगा। चौथी बात ये है कि सब अगर हम सॉल्यूशन का IR स्पेक्ट्रा निकालें, क्योंकि विलयन का भी IR स्पेक्ट्रा निकाल सकते हैं, तो विलयन का IR स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो उसके लिए हमें दो सावधानियां बरतनी होती है। पहली सावधानी तो ये है कि विलयन जो है वो सांद्र होना चाहिए। सांद्र होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें विलय की मात्रा, यानी जिसका हम निकाल रहे हैं IR स्पेक्ट्रा वो विलय के रूप में ले लें, और दूसरा जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक हो गया। तो विलय की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए ताकि विलायक कम से कम अवशोषण दर्शाए, क्योंकि विलायक की मात्रा जितनी कम होगी उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। विलय की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, अर्थात कंसंट्रेशन या सांद्रता ज्यादा होनी चाहिए, जिससे वो सारा एब्जॉर्प्शन जो है वो विलय के द्वारा ही हो, विलायक के द्वारा नहीं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम IR स्पेक्ट्रोमीटर में जो सेल लेंगे उसकी लंबाई कम होनी चाहिए, जिससे कि वो IR रे ज्यादा दूर तक नहीं निकले। अगर ज्यादा देर तक उस सैंपल से निकलती रही, यानी उस सैंपल की लंबाई ज्यादा हुई, तो ज्यादा देर तक रेंज निकलेगी, तो वो विलायक जो है वो एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। इसलिए उसकी सेल की लंबाई कम होनी चाहिए ताकि विलायक एब्जॉर्प्शन कम से कम कर पाए। केवल विलयन में दो सावधानी हमको बरतनी होती है कि सैंपल जो है या जो बना रहे हैं हम वो सांद्र होना चाहिए, विलय की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरी जो IR स्पेक्ट्रोमीटर में जो सेल यूज में हम ले रहे हैं उसकी लंबाई कम होनी चाहिए, ताकि वो जब IR रेज उसमें से निकले तो वो विलायक के अणुओं की ज्यादा देर संपर्क में नहीं रहे, जिसकी वजह से वो वहां पर एब्जॉर्प्शन शो नहीं होगा। जो एब्जॉर्प्शन जो है वो विलय के अणु द्वारा ही होना चाहिए। ये दो सावधानियां आपको उसमें रखनी है। तो ये है IR स्पेक्ट्रोमीटर, IR स्पेक्ट्रा किस तरह से निकालते हैं और क्या क्या उसमें विधियां हो सकती है, क्या सावधानी उसमें हमको रखनी होती है, वो बातें मैंने आपको बताई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए देखिए कि
हमने सबसे पहले आईआर रीजन की बात की थी। एक बार हम बैक चलते हैं और बैक से फिर हम थोड़ा सा और समझेंगे कि क्या होता है। हमने पढ़ा था कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इधर से इधर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। क्या हो रही? एनर्जी बढ़ रही है। न्यू बार बढ़ रहा है, न्यू भी बढ़ रही है और लेमडा का मान जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इधर से इधर जा रहे तो एनर्जी बढ़ रही है, लेमडा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। यानी तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है, तरंग संख्या बढ़ रही है, आवृत्ति बढ़ रही है और ऊर्जा भी बढ़ रही है। माइक्रो हमने पढ़ा था, ऑडियो, रेडियो, माइक्रो, आईआर, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा, कुछ भी हमने वो सारे नहीं लिख करके केवल ये लिखा हमारा इनसे काम है। तो माइक्रो, आईआर, विजिबल मैंने आप लोगों को बताया था कि 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र आईआर रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? आईआर रीजन कहलाता है। मैं इसको वाइड कर देता हूं थोड़ा सा। तो अब देखिए आप, फिर हमने इसमें 3 कैटेगरी बनाई थी। एक कहा था नियर आईआर, एक कहा था फार आईआर और एक कहा था, फिर हमने इस आईआर रीजन को और कैटेगराइज कर दिया। तो कैटेगराइज करके कहा था कि साहब ये जो है ये 3 भागों में बटा होता है, एक नियर आईआर, एक फार आईआर और एक मिड आईआर। जो रेड के नजदीक होता है उसको नियर आईआर कहते हैं, जो रेड से दूर होता है उसको फार आईआर कहते हैं, जो बीच में होता है उसको मिड आईआर कहते हैं। और हमने इनकी रेंज जो बनाई थी वो कहा था कि 50 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 667 तक। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना ये सारा डाटा ऑटोमेटिक ही सेंटीमीटर इनवर्स में, ये सारा डाटा ऑटोमेटिक सेंटीमीटर इनवर्स में। तो 50 से लेके 667 तक का फार आईआर, 667 से लेके 4000 तक का जो है वो मिड आईआर और 4000 से लेकर के 12,500 तक का जो डाटा है वो कहलाएगा नियर। ठीक है, तो ये हुआ फार आईआर, नियर आईआर, मिड आईआर। तो ये जो मिड आईआर है, इस मिड आईआर को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन। स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्षेत्र, यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी आती है, जितने भी पीक्स हैं, सिग्नल्स हैं, जो भी हैं, वो सारे इसी क्षेत्र में आते हैं। 667 से लेकर 4000 सेंटीमीटर। किसी भी मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रम, आईआर सिग्नल जो है वो 4000 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाएगा और किसी भी मॉलिक्यूल का आईआर सिग्नल जो है वो 667 सेंटीमीटर से नीचे नहीं आएगा, तो उसी क्षेत्र में आएगा। तो ये है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन। ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन को अब मैं और 2 भागों में बांट रहा हूं। देखिए यहां तक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये 2 प्रकार का हो गया। एक तो है ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन है, उसको हमने फिर 2 भागों में बांट दिया और ये 2 भाग है अंगुली छाप क्षेत्र और क्रियात्मक समूह क्षेत्र, यानी कि फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप रीजन, ये फिंगरप्रिंट रीजन होता है 667 से लेकर के 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक का तो होता है फिंगरप्रिंट रीजन, और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या क्या है वो देखिए, वो समझाना होगा। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप रीजन, हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, चाहे वो COH हो, चाहे OH हो, चाहे ईथर हो, चाहे एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एस्टर हो, एमाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी हो, XY, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब का एब्जॉर्प्शन 1500 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स पर ही आएगा। फंक्शनल ग्रुप का जो है वो IR स्पेक्ट्रा या IR सिग्नल या IR पीक जो है वो 1500 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है, इसलिए 1500 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन को फंक्शनल ग्रुप रीजन कहा गया है। दूसरा है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन का मतलब हुआ ये है 667 से लेकर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स का। ये वो रीजन है जिसमें किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स का IR स्पेक्ट्रा सेम नहीं हो सकता है, यानी सिग्नल सेम नहीं आ सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप इसको इस तरह से समझिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमसे अंगूठे का निशान लगवाते हैं। अंगूठे का निशान का मतलब हमारे फिंगरप्रिंट लगवा रहे हैं। कि फिंगरप्रिंट लगवाने का तात्पर्य क्या है कि किन्हीं भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं हो सकता, यानी 100 साल बाद भी हम उसकी पुष्टि करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी अलग है और ये आदमी अलग है, क्योंकि अंगूठे के निशान से हम बता सकते हैं। क्योंकि किन्हीं भी दो लोगों का ये अंगूठे का निशान यानी फिंगर का प्रिंट, अपने जो अंगूठी होता है उसका प्रिंट जो है ये सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिस तरह से किन्हीं भी दो लोगों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, उसी तरह से इस क्षेत्र में, इस रीजन में किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स का IR स्पेक्ट्रा या IR सिग्नल सेम नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहा गया कि इसमें कोई सेम नहीं। अब हम बात करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, दूसरा उसका एनांशियोमर। एनांशियोमर का मतलब आप जानते होंगे प्रतिबिंब समापी, यानी कांच में उसकी मिरर इमेज। एनांशियोमर आप लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी तो एनांशियोमर जानते होंगे। एनांशियोमर क्या होता है, प्रतिबिंब समापी क्या होता है। तो कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसका एनांशियोमर है तो उस एनांशियोमर का भी IR स्पेक्ट्रा इस रीजन में सेम नहीं आएगा। इतना बाइफर्केशन इसमें होता है, तो इसलिए इसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं, क्योंकि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का IR स्पेक्ट्रा इसमें सेम नहीं आता है और इसमें बहुत सारी पीक्स आती है, बहुत सारी पीक्स आती है। इसलिए ये जो रीजन होता है, इस रीजन का स्पेक्ट्रा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही जटिल होता है, जिसको समझना काफी मुश्किल होता है। और इसीलिए बहुत जटिल होने के कारण ही इसमें जो है कोई भी दो मॉलिक्यूल्स का IR स्पेक्ट्रा इस रीजन का IR स्पेक्ट्रा मैच नहीं करता है। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्पेसिफाई हो जाता है, तो इसको देख करके हम मॉलिक्यूल का अंदाजा लगाते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये था फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या होता है, इसकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें क्रियात्मक समूह जितने भी हैं उन सबकी पीक्स आती है, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। तो ये था IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो गई है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कि IR पीक्स को किस तरह से देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करवा देंगे और उसके बाद में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके बाद हम नई यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।